स्वागत है बच्चों आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज में। और उम्मीद है आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा और आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आधुनिक भारत का ये तीसरा वीडियो अब यहाँ पे लेके आया हूँ। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि पुर्तगालियों को और डचों के संबंध में थोड़ी सी चीज़ें देखी हैं। अब मुख्य रूप से यहाँ पर आज हम अंग्रेज़ों के बारे में देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे अंग्रेजों का भारत आगमन। मुख्य रूप से आज इन्हीं को हम देखेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि जानते हैं आप लोग, पहले डच आए, पहले पुर्तगाल आए, फिर डच आए और तीसरे नंबर पर अंग्रेज आते हैं। तो अंग्रेज कब आते हैं? सबसे पहले जो अंग्रेजी या ब्रिटिश नागरिक आता है वो रहता है जॉन मिल्टन हॉल। जॉन मिल्टन हॉल ये आता है 1599 में। 1599 में जॉन मिल्टन हॉल किस रास्ते से आता है? तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्थलीय मार्ग से आता है। जॉन मिल्टन हॉल स्थलीय मार्ग से आता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब कुस्तुनतुनिया टर्की के क्षेत्र में टर्की का अधिकार होता है कुस्तुनतुनिया पे, तो स्थलीय मार्ग बंद हो जाता है। मगर अब अकेले आना था, पूरे सेना के साथ नहीं आना था। तो जॉन मिल्टन हॉल आगे होंगे, किसी प्रकार आने दिए होंगे इनको कि चलो ठीक है, अकेला आदमी है, जाने दो, जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आते हैं, उसके बाद फिर ये चले जाते हैं वापस, और वापस जाते हैं तो वहां पर बताते हैं ब्रिटेन में कि बहुत सारी जो है कंपनियां जो है वहां पहुंच चुकी हैं। और भारत एक ऐसा देश है जहां पर मसाले की खेती और जो है सूती वस्त्र, यहाँ पे नील की खेती काफी जो है अच्छे तरीके से हो रही है, जिसका जो है ब्रिटेन में या यूरोप में उसका बहुत महत्व है। तो जाते हैं। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण जब 1600 में होता है तो क्या होता है कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम के पास 217 व्यापारी जाते हैं। लगभग 217 व्यापारी रहते हैं। ये जाते हैं किसके पास? महारानी के पास, और उनसे बताते हैं कि हम व्यापार करना चाहते हैं। तो यहीं पे एक जो है कंपनी का स्थापना होती है जिसका नाम है द गवर्नर एंड मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये कंपनी का नाम है, थोड़ा कंपनी का बड़ा है। तो उसके बाद क्या होता है कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। कौन करते हैं? तो महारानी एलिजाबेथ ये कौन है? प्रथम है। प्रथम क्यों लिखा जाता है? इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसी नाम से जब कई व्यक्ति होते हैं तो उसको प्रथम, द्वितीय, तृतीय के नाम से जाना जाता है। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है स्थापना एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा होता है। तो क्या करते हैं? 15 वर्ष के लिए 15 वर्ष के लिए एक कंपनी को अधिकार पत्र देती है कि जाइए आप और पूरब में आप व्यापार करिए। तो 15 साल के लिए सबसे पहले महारानी एलिजाबेथ के द्वारा 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष के लिए यह अधिकार पत्र मिलता है कि आप जाइए और पूरब में कोई देश है वहां पर व्यापार करिए। तो यहाँ पे कंपनी का आगमन होता है और कंपनी जब भारत में पहुंचती है तो हम मुख्य रूप से भारत भी देखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर रोल भारतीय इतिहास में किसी का है तो अंग्रेजों का है।
एक मानचित्र के अगर देखें तो मुख्य रूप से जो अंग्रेजों का अधिकार था यहां पे, यानी मद्रास, अगर यहां पे देखा जाए कलकत्ता और यहां पे तो पहले बंबई था, ये बाद में मुंबई होता है, इस समय अभी बंबई है, बंबई। यानी ये तीन स्थान भारत में ऐसे थे, मद्रास, बंबई और कलकत्ता, जहां पर ये अपना जो है प्रेसिडेंसी किला बनाते हैं। अगर देखा जाए तो यहां से यहां पे आपका दिल्ली आ जाएगा, तो देखा जाए तो यहां से ये एक त्रिभुजाकार के रूप से भारत पर अपना आधिपत्य जमाते हैं। और उसके बाद में ये पहले सेंटर में नहीं जाते हैं, क्योंकि सेंटर में अगर देखा जाए तो सेंटर में अभी यहाँ पे कौन है, क्योंकि अगर देखा जाए 1600 में कंपनी का निर्धारण हुआ महारानी एलिजाबेथ के द्वारा, तो यहाँ पर अभी सेंटर में यानी दिल्ली में जो शासक थे अभी कौन है यहाँ पे, अकबर। अब यानी अगर देखा जाए शासन में तो ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ और भारत में सेंटर में बैठे हैं अकबर महान के नाम से हम जिनको जानते हैं। तो यहां पर देखा जाए मद्रास, मुंबई और कलकत्ता, जबकि हम जानते हैं 1600 ईस्वी में कंपनी की स्थापना हुई। अब कंपनी आती है इंडिया में, तो कंपनी आती है तो हम क्या देखते हैं कि जब यहाँ पे महारानी एलिजाबेथ ने अकबर के नाम से पत्र भेजा था, तो अब यहाँ पे कुछ समय बाद क्या होता है, महारानी एलिजाबेथ भेजती हैं, उसके बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है तो ये अपनी कुछ फैक्ट्रियां बनाती है। कहाँ बनाती हैं, कैसे बनाती हैं, हम इसको देखेंगे। सबसे पहले फैक्ट्री जो बनाती है वो यहाँ पे सूरत में बनाती हैं। सूरत में अपना पहला फैक्ट्री बनाते हैं। कब बनाते हैं, 1608 ईस्वी में जो पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनाते हैं, तो ये बनाते हैं सूरत में। मगर अब ये 1608 में बनाते हैं तो यहां पर सत्ता का परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि सत्ता यहां पर अब अकबर के हाथों में ना होकर यहां पर आ जाते हैं जहांगीर। यहां पे जहांगीर आ जाते हैं, क्योंकि अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और इधर महारानी एलिजाबेथ का मृत्यु भी 1603 में हो जाती है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ का जो है डेथ हो जाता है कब, 1603 में। और यहाँ पे अगर देखें भारत में तो अकबर की मृत्यु 1605 में, जहांगीर के मृत्यु हो जाती है, उसके बाद सत्ता परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर कौन आते हैं, तो जहांगीर आते हैं। तो यहाँ पर भी सत्ता परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर फिर नए शासक जो बनेंगे वो जेम्स प्रथम बनेंगे। कौन बनेंगे, जेम्स प्रथम। यहाँ पे फिर प्रथम है, इसका मतलब इस नाम से और लोग भी आएंगे। तो यहाँ पर सत्ता परिवर्तन दोनों देश में हो रहा है। यानी ब्रिटेन में कंपनी की स्थापना महारानी एलिजाबेथ करती हैं। कब करती हैं, 1600 ईस्वी में करती हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की। उसके बाद 1603 में इनकी मृत्यु हो जाती है।
अगर ब्रिटेन और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उस समय अकबर महान जो थे वो दिल्ली में शासक थे, और उसके बाद यहाँ पर 1605 में अकबर की भी मृत्यु हो जाती है, तो सत्ता परिवर्तन होता है, यहाँ पर जहांगीर आ जाते हैं और यहाँ पर जेम्स प्रथम आ जाते हैं। उम्मीद है अभी तक चीजें समझ में आई होंगी। फिर क्या होता है कि जेम्स प्रथम अपना एक दूत भेजते हैं, दूत भेजते हैं कहां पर? अकबर के दरबार में, क्योंकि अभी जेम्स प्रथम को यह नहीं पता है कि भारत में जो है जहांगीर सत्ता पे काबिज हो गए हैं, क्योंकि अभी इनको यही पता है कि वहां पर अकबर है। तो अकबर के नाम से आ जाता है क्वेश्चन कि जेम्स प्रथम ने किसके नाम से जो है पत्र भेजा था। तो ये जो है दूत भेजते हैं, किसके दरबार में भेजते हैं? तो अकबर के दरबार में भेजते हैं, और जो पत्र भेजते हैं वो भी अकबर के नाम से ही भेजते हैं, यानी जो दूत भेजते हैं वो अकबर के दरबार में भेजते हैं। अकबर के दरबार में, और जो पत्र था वो पत्र भी इन्हीं के नाम से भेजते हैं, अकबर के नाम से। मगर अब उस समय तो 1600 में ना तो व्हाट्सएप फेसबुक चलता नहीं था, फोन था नहीं, तो जेम्स प्रथम को यही था खबर कि अभी अकबर ही है, मगर यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो गया था, यहाँ पर भी जहांगीर थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब ये दूत भेजते हैं तो दूत कौन था? वो दूत का नाम है कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। अब कैप्टन हॉकिंस को जो है ये भेजते हैं अकबर के दरबार में। अभी इनको यही पता है कि अकबर है शासक, मगर अकबर नहीं रहते हैं, अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो जाती है, सत्ता पर आ जाते हैं जहांगीर। तो कैप्टन हॉकिंस को जो है भारत में दूत बनाकर भेजते हैं। तो दूत बनाकर भारत में कैप्टन हॉकिंस को ही क्यों भेजते हैं? क्योंकि कैप्टन हॉकिंस के अंदर एक खासियत थी, इसको जो है द्विभाषी व्यक्ति था ये, इसको फारसी और टर्की और अंग्रेज तो था ही, अंग्रेजी भाषा का इसे ज्ञान था। तो यहां पर जब कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आता है, तो जहांगीर के दरबार में आता है, तो आने के बाद जब ये बढ़िया से बहुत फर्राटेदार फारसी और टर्की में बात करता है और अपनी बात को समझाता है, और जब जहांगीर देखता है कि ये तो बहुत बढ़िया फारसी बोलता है, तो फारसी से बहुत खुश होते हैं जहांगीर, और जब खुश होते हैं तो इससे कैप्टन हॉकिंस को ये 400 का मनसब देते हैं। और दूत का मतलब, दूत किसे कहते हैं? दूत का मतलब होता है एक दो देशों के बीच का जो है आपसी संबंध को आगे बढ़ाने के रूप में दूत को एक पत्र लेकर भेजा जाता है। तो यहाँ पर जो दूत आया था वो दूत कैप्टन हॉकिंस के रूप में जेम्स प्रथम के द्वारा भेजा गया था। कहां पहुंचता है? जहांगीर के दरबार में। और ये आता कब है? तो ये कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। कैप्टन हॉकिंस 1608 में जहांगीर के दरबार में आता है। जहांगीर क्या करते हैं? इससे बहुत खुश होते हैं। खुश होने के बाद क्या करते हैं कि इसको 400 का मनसब देते हैं, 400 का मनसब देते हैं, 400 का मनसब। अब मनसब क्या होता है? ये मनसब जो है अरबी से ही चला आया है, एक पद है। मनसब का मतलब एक पद होता है जिसको जितना डिजिट मिलता है, जितना संख्या मिलती है, जितना अंक मिलता है, वो उतना बड़ा पददार होता है। तो यहाँ पे 400 का मनसब दिया था और जागीर भी दी थी। जागीर दी थी। तो अब यहां पर उम्मीद है इतनी चीजें समझ में आई होंगी। 400 का मनसब यानी मनसबदार बना दिया था अकबर। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को क्या बना दिया था? जो है मनसबदार, मनसबदार बना दिया था। तो अब 400 का मनसब दिया। तो अब इसका मतलब है कि अगर मनसब यहाँ पे जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को दिया
तो कैप्टन हाकिंस से भी तो कुछ उम्मीदें लगी होंगी। तो कैप्टन हाकिंस का मतलब, अब यहाँ मनसब का मतलब क्या होता है कि जब कोई शासक किसी को मनसब देता था या किसी राजपूत को मनसब देता था, तो मनसब के बदले जो है उस राजपूत से, यानी अपने जो है सर्विस के रूप में या सहायता के रूप में या सैन्य शक्ति के रूप में कुछ जो है उसको देना पड़ता था। तो यहाँ पर अब कैप्टन हाकिंस से क्या लेंगे, क्योंकि कैप्टन हाकिंस ये फारसी और टर्की और अंग्रेजी भाषा का विद्वान था, तो इससे ये समझते हैं कि अगर हमें कभी किसी चीज भाषा कन्वर्टिंग का काम आया तो ये द्विभाषी व्यक्ति है, तो हम इसका यूज कर लेंगे। तो वैसे इसका यूज किया नहीं था, ना तो कभी इसने दिया था ना कभी इन्होंने लिया था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कैप्टन हाकिंस 3 साल रहते हैं, 3 वर्ष रहते हैं। इसके बाद ये जो है चले जाते हैं। अब आते हैं हम थोड़ा इस चित्र के रूप में देखते हैं कि जब इन्होंने सूरत में पहली फैक्ट्री 1608 में सूरत में पहली फैक्ट्री इन्होंने बनाने का शुरू किया, तो वहां पर जहांगीर ने वहां पर रोक लगा दिया था। क्यों रोक लगा दिया था? क्योंकि भैया जो ये अरब सागर हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर में किसका अधिकार था? हिंद महासागर में अभी तो पुर्तगालियों का अधिकार था। अब ये क्या करते हैं, अंग्रेज जहां आते हैं फैक्ट्री बनाते हैं, वहां पीछे पीछे इनके फैक्ट्री और लगी रहती है कंपनी। अगर यहाँ पे सूरत में है तो डच भी लगे हैं, मसूलीपट्टनम में बनाते हैं वहां पे भी डच पहुंच जाते हैं। अभी कलकत्ता में पहुंचेंगे वहां पे भी डच पहुंचेंगे। अभी फिलहाल हमारा मेन उद्देश्य मद्रास को समझाना, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता आज। तो यहाँ पर क्या, सूरत में जब फैक्ट्री बनाते हैं तो यहाँ जो है पूर्ण रूप से फैक्ट्री नहीं बन पाती है और जहांगीर उस पर रोक लगवा देते हैं। तो क्या करते हैं ये लोग, फिर आते हैं और यहां पर मसूलीपट्टनम में मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री बनाते हैं। तो अब यहां पे अगर सवाल आ जाए कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहां पे बनाई, तो आप सूरत पे ही लगाएंगे, मगर अगर इसलिए लगाएंगे क्योंकि वो फैक्ट्री फिर जाके पुनः बनाते हैं। अगर वो फैक्ट्री ना बनाते तो आपका मसूलीपट्टनम ही सही होता, मगर वो जाके फिर पुनः बनाते हैं। तो यहां पर फिर पुनः आगे 1613 ईस्वी में 1613 ईस्वी में आकर ये फैक्ट्री सूरत वाली इसको पूरा करते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि जो पहली फैक्ट्री सूरत में 1608 में बनाते हैं, मसूलीपट्टनम में 1611 में बनाते हैं, और उसके बाद जो है जाके 1613 में जो सूरत में फैक्ट्री बनाए थे उसको पुनः पूर्ण रूप से उसको बनाते हैं। अब यहाँ पर ये कैप्टन हाकिंस का वाकया हो चुका है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि फिर दूसरे शासक आते हैं, सर टॉमस रो। दूसरे आते हैं सर टॉमस रो। सर टॉमस रो ये आते हैं 1515 ईस्वी में। सर टॉमस रो कब आते हैं? 1515 ईस्वी में। तो यहाँ हमने देखा कि सर टॉमस रो 1515 में आते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अब यहाँ एक चार्ट के थ्रू हम इसको समझेंगे पूरी चीज। अब एक चार्ट के थ्रू हम समझेंगे, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा, क्योंकि जिस तरह से मद्रास, मुंबई और कलकत्ता पे चल रहे थे, उसी चीज को हम एक चार्ट के थ्रू पूरा अभी कवर करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि 1632 में गोलकुंडा के शासक से इनको एक सुनहरा फरमान मिलता है। किसके द्वारा? गोलकुंडा के शासक द्वारा अंग्रेजों को एक 1632 में सुनहरा फरमान मिलता है, जिसमें क्या होता है कि इनको जो है अपने उस क्षेत्र में पूरे उसके बंदरगाह यूज कर सकते हैं, उस क्षेत्र में अपना व्यापार कर सकते हैं। उन्हें क्या करना है कि कंपनी को 500 पैगोडा पर ईयर देना है, और इसमें क्या है कि ये कर मुक्त रहेंगे, यानी व्यापार जो करेंगे ये यहाँ पर गोलकुंडा में ये कर मुक्त हो जाएंगे। इनको क्या देना है? 500 पैगोडा पर ईयर देना है। पैगोडा क्या होता है? ये एक स्वर्ण की सिक्का होती है जो वहाँ पे
कलिकट में जो है डचों ने जो है इसका टकसाल ढालना शुरू किया था, और डचों की ही देन है अभी पैगोड़ा जो चल रही है, ये डचों की ही देन है। तो डच क्या करते हैं कि जो पैगोड़ा बनाते हैं उसको जो है 500 पैगोड़ा उसके रूप में इनको देना है। उसके बाद ये पूरा इनका बंदरगाह यूज कर सकते हैं, उसकी टेरिटरी में पूरा बिजनेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या करना है भैया, हमको 500 पैगोड़ा आप देते रहना। तो 500 पैगोड़ा का मतलब स्वर्ण के सिक्के होते हैं। तो यहाँ पर 1632 में एक सुनहरा फरमान कहाँ से मिलता है, गोलकुंडा के शासक द्वारा। सोने की सिक्का जो होते हैं ये, इसका मतलब सोने के सिक्के होते हैं, यहाँ पे लिखा है, दर्शाया गया है। और उसके बाद इनका कर मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। उसके बाद क्या है कि अब देखेंगे कि 1639 में क्या होता है। 1639 में मद्रास को पट्टे पर दिया, मद्रास को पट्टे पर दिया, किसने दिया, चंद्रगिरी के राजा ने। मद्रास को पट्टे पे दिया चंद्रगिरी के राजा ने, किसको, फ्रांसिस डे को। अब यहाँ फ्रांसिस डे को चंद्रगिरी ने जब मद्रास को पट्टे में दिया, तो हमने जो वहां पे देखा था पिक्चर में हमने जो देखा था, तो वो मद्रास अब किसके कब्जे में आ गया, पूरी तरीके से अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। और वहां पर इन्होंने फौरन बनाया अपना एक किला, और वो किला क्या है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज एक किला वहां पर इन्होंने निर्माण किया। पहला किला जो निर्माण करते हैं वो अपना किसमें करते हैं, मद्रास में। मद्रास में इन्होंने किला बनाया फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये अक्सर पूछा जाता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज इनका जो है निर्माण कहाँ हुआ, तो मद्रास में हुआ। ठीक है, और यहाँ पे चंद्रगिरी के राजा ने इनको जो है मद्रास को पट्टे पर दिया। ठीक है, पट्टे पर इन्होंने दे दिया। तो अब ये किला यहाँ पर निर्माण कर लिए हैं, और किसमें किए हैं, 1639 में। अब क्या देखेंगे कि अब यहाँ पे 1651 को देखते हैं। यहाँ पे फ्रांसिस डे जो है अंग्रेज हैं, और इन्होंने ही चंद्रगिरी के राजा से इसको पट्टे पर लिया है। ठीक है, तो वहां पे फौरन अपना किला बनवा लिया। उसके बाद देखते हैं 1651 में हुगली पर ये जो है कब्जा करते हैं, कोठी बनाते हैं, वहां पे जाके व्यापारिक कोठी, खासतौर से कासिम बाजार और पटना में, यहाँ पे हुगली में आते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 1651 में ही शाह सुजा ने एक फरमान जारी किया। उस फरमान में क्या था, या यहाँ पे पॉइंट हम देखेंगे, एरो करके दिखाया गया है कि यहाँ पे जो है अंग्रेजों का के लिए एक सुनहरा फरमान हुआ। जो शाह सुजा ने, ये बंगाल के सूबेदार थे, और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 1651 में अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया। उसमें क्या है कि 3000 सिक्के पर ईयर, यानी हर वर्ष के लिए, यानी 3000 सिक्के आप दीजिए, शाह सुजा का कहना था। उसके बाद आप क्या करिए कि मुफ्त में, यानी कर मुफ्त, आपको फिर कर नहीं देना, आप क्या करिए, खाली 3000 रुपए हमको दीजिए। शाह सुजा का कहना है कि हमको 3000 रुपए आप दीजिए, अंग्रेजों से कहना है कि उसके बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा में आप कर मुक्त व्यापार करिए। कितना बड़ा यहाँ पे जो है ये सहूलियत दे रहे हैं शाह सुजा अंग्रेजों को। और इसको जो है देखते हुए यहाँ पर इसको कहा गया कि अंग्रेजों के लिए ये मैग्ना कार्टा साबित हुआ। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है महाअधिकार, महाअधिकार पत्र। तो महाअधिकार पत्र इनको मिल गया। अब यहीं से इनकी जो है पकड़ मजबूत होती जा रही। उधर यहाँ पे इन्होंने अपना मद्रास में पूरा अधिकार कर लिया, गोलकुंडा में इनका भी जो है अच्छा कब्जा हो गया, उधर जो है अब यहाँ पे बंगाल में भी पूरी तरीके से हावी हो गया, क्योंकि यहाँ पे इनको 3 जगह पे कर मुक्त देना पड़ रहा है, खाली 3000 रुपए सिक्के के। तो अब यहाँ पे इनकी जो है पूरी तरीके से एक जो है स्ट्रक्चर के अनुमान जो दिखाया गया है, ये सारी चीजें अंग्रेजों के ये हैंड ओवर में जा रही है, सारी चीजें हैंड में जा रही है, किसके, अंग्रेजों के। उसके बाद फिर एक चीज यहाँ पे देखेंगे, जो मुंबई, अभी हम इससे पहले जो स्टार्टिंग में देखे थे चित्र में कि जो मुंबई पुर्तगाल के कब्जे में था, अब वो क्या होता है, वो भी इनके हाथ से चला जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में क्या होता है कि एक विवाह होता है, एक शादी होती है, जिसमें पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा और ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के बीच में यहाँ पर शादी होता है। तो इन दोनों की विवाह जब हो जाती है यहाँ पर कैथरीन ब्रिगेंजा और चार्ल्स द्वितीय का, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं कि मुंबई जो है, ये किसको, मुंबई जो है पुर्तगालियों ने ब्रिटेन को, यानी अंग्रेज को या चार्ल्स द्वितीय को, पुर्तगाली क्या कर देते हैं, दहेज में दे देते हैं। किसको देते हैं, मुंबई को। अब बताइए ब्रिटेन में कहा इनकी शादी हो रही है, दहेज में इंडिया की चीजें दी जा रही हैं, इंडिया के लोग दहेज में दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे कैथरीन जब इनका शादी विवाह हो गया तो इसके 61 में हुआ, और 1668 में
1668 में ही ये क्या करते हैं, 1668 में क्या करते हैं कि यो जो उस मुंबई को इन्होंने दहेज में लिया था, इन्होंने दहेज में पाया था, उसको क्या है कि कंपनी को दे देते हैं। किसको दे देते हैं? कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। किस पे? मात्र 10 पाउंड पे। 10 पाउंड पे क्या करते हैं, क्योंकि भैया ये ब्रिटेन में है, इनको क्या यहाँ आने की जरूरत है नहीं, वैसे इनका पड़ा पड़ाया है जगह जगह जमीन जायदाद बड़े लोगों की, उनको कौन देखने जाता है। तो वहां पर क्या किया कि 10 पाउंड पे इन्होंने 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया कि आप जाइए मुंबई पे अपना कुछ करिए, व्यापार करिए, जो भी करना करिए, हमको 10 पाउंड देते रहना। उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने दे दिया। अब क्या करते हैं देखते हैं, तो अंग्रेजों का एक तरीके से स्ट्रक्चर के माध्यम से गोलकुंडा, उसके बाद मद्रास, उसके बाद जो है बंगाल, उसके बाद उड़ीसा बिहार में भी फैल चुके हैं, उसके बाद अब मुंबई भी इनके हैंड में आ गई। तो सारी चीजें अगर देखा जाए तो अभी तक सारी जो गोटी हैं सारे जो अंग्रेजों के पाले में ही जा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि अंग्रेज ही जो है सबसे ज्यादा भूमिका अगर हिंदुस्तान के इतिहास में जो दिखता है वो अंग्रेजों का ही दिखता है, क्योंकि अब जो है पूरी तरीके से हावी हो गया। अभी इसके बाद जैसा बंगाल, कर्नाटक, मैसूर और बक्सर देखेंगे तो पूरी तरीके से वहां पे जो बंगाल का बैटल ऑफ बंगाल देखेंगे तो बैटल ऑफ बंगाल में क्या होता है कि हिंदुस्तान की जो गुलामी की बीज होती है वो बैटल ऑफ बंगाल से ही शुरू होती है, क्योंकि वहीं से हिंदुस्तान की गुलामी की बीज शुरू हो जाती है और वहीं पे जो है ये धीरे धीरे हिंदुस्तान के राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं और अपना जो है आधिपत्य धीरे धीरे आगे बढ़ाते चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने जो है चालाकी से जो है पूरी चीजों को थोड़ा थोड़ा चीजों को अपने हैंड ओवर में अंग्रेज कर रहे हैं। उसके बाद क्या किया कि यहां तक मुंबई भी इनके कब्जे में आ गया। अच्छा, पुर्तगाल जो होते हैं, पुर्तगाल भी इंडिया में, भारत में इनसे कमजोर पड़ रहे थे, क्योंकि ये जो है इनसे पूरी तरीके से टक्कर नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि इनकी जो फैक्ट्रियां थी, चाहे वो सूरत में रही हो, चाहे वो मसूलीपट्टनम में रही हो, चाहे वो जो है पुलिकट में रही हो, चाहे कालीकट में रही हो, तो वहां पे क्या होता है कि ये लोग जो है कमजोर पड़ रहे थे, अंग्रेज ही इनको दबा के रखते थे। उससे क्या हुआ कि जब इनका विवाह हो गया दोनों का, तो एक संबंध बन गया, तो कम से कम ये हुआ कि कम से कम मुंबई इनकी गई पुर्तगालियों की, मगर और जो जगह थे जैसे गोवा है, दमन द्वीप है, ये जो है इधर के क्षेत्र जो है इनके सेफ रहेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि आगे देखते हैं कि उसके बाद 1686 में औरंगजेब ने क्या किया, अंग्रेजों को खदेड़ दिया। अब क्यों खदेड़ दिया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, क्यों खदेड़ दिया? क्योंकि जब यहाँ पे जो अंग्रेजों को यहाँ पे औरंगजेब ने खदेड़ा, इसलिए खदेड़ा क्योंकि जब यहाँ पे एक जो सर जॉन चाइल्ड जो आते हैं, एक अंग्रेज रहते हैं, वो क्या करते हैं कि जब मद्रास के एरिया में रहते हैं तो वहां पर पूरे जो मुगल थे, मुगल के बंदरगाह पे अपना आधिपत्य करते हैं। तो जब मुगल के बंदरगाह पे आधिपत्य करते हैं तो वहां पर इनकी सेना जो है, औरंगजेब को जब खबर होती है कि सर जॉन चाइल्ड ने हमारे जो है ठिकानों पर अपना आक्रमण किया है, तो अब भाई सेंटर में अभी तो औरंगजेब ही बैठे हैं, दिल्ली सेंटर में अगर देखा जाए तो औरंगजेब ही बैठे हैं। तो क्या करते हैं, इन्होंने अपनी फौज को आदेश दे दिया और उसके बाद में अंग्रेजों को जो है यहाँ पे सर जॉन चाइल्ड को बुरी तरीके से हार हुई। और जब बुरी तरीके से उसकी हार हुई तो भारत के जो क्षेत्र में फैले हुए थे, चाहे वो मद्रास रहा हो, मुंबई रहा हो, या जो है कलकत्ता रहा हो, तो वहां से इनको जो है खदेड़ देते हैं। यहाँ जाते हैं, एक द्वीप पे बैठते हैं, उसके बाद माफी मांगते हैं, सर जॉन चाइल्ड माफी मांगते हैं, उसके बाद आते हैं जो है माफी मांगते हैं। माफी मांगने के बाद इनको जो है 1.5 लाख का जुर्माना लगता है। तो उस 1.5 लाख को हर्जाने के रूप में औरंगजेब को देते हैं। तब जाके फिर जो है इनकी जो फैक्ट्रियां थी, चाहे पूरे जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा या जो है मद्रास में, तो उनको फिर जो है औरंगजेब वापस करते हैं। तो वापस करने के बाद फिर जो है ये अंग्रेज पूरी तरीके से आते हैं, क्योंकि जब ये हार गए तो इनको एक थिंकिंग आई, इनको एक सोच आई कि हमने बहुत गलत कर दिया कि हमने जो है जाके सेंटर में आक्रमण किया। यानी उनके दिमाग में एक चीज आ गई थी कि अगर हमें भारत में रुकना है, भारत में कुछ करना है, तो हम सेंटर में यानी मुगल से हम लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उनसे करेंगे तो हम नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि उसका जो है हर्जाना यहाँ इन्हें भुगतना पड़ा। क्योंकि जब औरंगजेब ने सर जॉन चाइल्ड को हराया तो उसके रूप में उन्होंने एक सीख मिली, और उसके बाद में अंत में जो क्या है लड़ाई जब होती है तो मुगल को भी हराते हैं, मगर डायरेक्ट जो है जाके सेंटर में आक्रमण नहीं करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 1698 की घटना हम क्या देखेंगे कि 1698 में एक घटना और इनके लिए इंपॉर्टेंट होगी अंग्रेजों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो अजीमुस्तान, ये भी एक सूबेदार है बंगाल के, ये बंगाल के सूबेदार हैं। इन्होंने क्या किया कि 1200 रुपया पर ईयर
यानी एक वार्षिक 1200 रुपए के हिसाब से इन्होंने क्या किया, 3 गांव सूतानाती, गोविंदपुर, कालीकट, ये व्यापार के रूप में यहाँ पे जो है छूट दे दी यहाँ पे। तो यहाँ पे वैसे कर मुक्त था, और यहाँ पे अजीमुद्दीन ने जो है 1698 में और एक जो है फैक्ट्री बनाने की जो है छूट दे दी, कितने में, केवल 1200 रुपए प्रति ईयर में। तो यहाँ पे अंग्रेजों के लिए फिर जब वापस आए यहाँ से लड़ाई से, तो एक चांस फिर शुरू हुआ। फिर उसके बाद आते हैं 1715 की घटना, देखते हैं कि 1715 में बादशाह फारूक सियर का, इधर अब औरंगजेब का शासन खत्म हुआ था, यहाँ पे सल्तनत बदल चुकी थी, शासक बदल चुके थे, अब वहां पे फारूक सियर आ गए थे। औरंगजेब 1707 में, 1715 या 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है। उसके बाद फारूक सियर जो है शासक बनते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये बहुत ज्यादा दिन तक रहते नहीं, मगर ये जो इनकी जो है, ये जब तक रहते हैं खाली अंग्रेजों का ही फायदा करते हैं, या यूं कहा जाए कि ये अंग्रेजों के फायदे के लिए ही आए थे। तो वहां पर क्या होता है कि इनको एक बीमारी थी, और बीमारी थी कि इनको एक फोड़ा निकल आया था, जो बहुत प्राण घातक बीमारी थी। तो उसमें क्या होता है कि ब्रिटेन से एक जो है मंडल आता है, और ब्रिटेन से जो मंडल आता है वो जॉन सरमन के नेतृत्व में आता है। तो जॉन सरमन के नेतृत्व में आता है, तो इनके साथ एक और व्यक्ति थे, हैमिल्टन। जो हैमिल्टन थे वो एक जो है सर्जन थे, वो एक डॉक्टर थे, और उनके साथ एक और व्यक्ति थे, द्विभाषी व्यक्ति थे वो। तो इनका जो मंडल आता है जॉन सरमन के नेतृत्व में, तो फारूक सियर के दरबार में जाता है, व्यापारिक रियायतों के छूट के उद्देश्य के लिए जाता है। तो वहां पर जब जाते हैं तो फारूक सियर बीमार रहते हैं, तो हैमिल्टन जो होते हैं वो इनकी जो है इलाज कर देते हैं, और उसका जो है फोड़े का जो है सर्जन ऑपरेशन करते हैं, तो ये ठीक हो जाते हैं। अब जब फारूक सियर ठीक होता है तो ये जो है बहुत खुश होता है उनसे, और जब खुश होता है तो इसने जो है जो चीजें अंग्रेजों को दे दी है, उससे अंग्रेजों की और जो है नींव मजबूत होती चली गई भारत में। कैसे? क्योंकि जब फारूक सियर ठीक हुआ तो उसने क्या किया कि 3000 रुपए में वार्षिक दर से इन्होंने बंगाल में व्यापार करने की जो है कर मुक्त में छूट दे दिया कि आओ, आपने हमारा इलाज किया, हमारी जान को बचाया है, अब एक काम करो कि हम तुमको कुछ देना चाहते हैं। इन्होंने कहा 3000 रुपए आप दीजिए और पूरे बंगाल में आपका करिए, व्यापार करिए, कर मुक्त व्यापार करिए, यानी बिना आप कर मत दीजिए, केवल 3000 दे दीजिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या किया कि 10,000 रुपए में इन्होंने कह दिया कि जाओ तुम सूरत में भी पूरा व्यापार करो, तुमको कोई नहीं रोकेगा। यानी बंगाल में तो ही दिया, उसके बाद सूरत में भी 10,000 रुपए दे दिया कि वहां पे भी जाओ, वहां पे जो है अपना व्यापार करो, कोई कर नहीं देना है तुमको। फिर तीसरा पॉइंट क्या है कि बंबई की जो है टकसाल के जो यहाँ पे अब अंग्रेजों ने भी बंबई में अपनी जो है पैसे जो है छापने की मशीन टकसाल बनाई थी। तो यहां पर अगर हम देखें तो सिक्के जो ये बना रहे थे, अंग्रेज जो बना रहे थे मुंबई में, तो ये चांदी और तांबे की सिक्के बनाए थे। इससे पहले अभी जो डच बना रहे थे कालीकट में, जो गोल्डरिया किला